चाइना का कहर जहां एक तरफ कनाडा के ऊपर टूट पड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ ये दोस्ती का कदम उठा रहे हैं। जानेंगे भारत से क्या बड़ी मदद मांगी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। चीन ने कनाडा से आयात होने वाले कृषि और खाद्य उत्पादों पर प्रतिशोधी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, मतलब कि बदला लिया है। ये कदम कनाडा द्वारा अक्टूबर 2024 में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों, स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर टैरिफ लगाने के जवाब में उठाया गया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला एक भेदभाव विरोधी जांच के बाद लिया गया, जिसमें पाया गया कि कनाडा की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने सामान्य व्यापार व्यवस्था को बाधित किया है और चीनी उद्यमों के वैध हितों को नुकसान पहुंचाया है। टैरिफ की दरें और प्रभावित प्रोडक्ट की सूची अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन ये कदम वैश्विक व्यापार तनाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। चीन और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव का इतिहास हाल के सालों में गहराया है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण साल 2018-19 का है, जब कनाडा ने अमेरिका के अनुरोध पर चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO मेंग वानझोउ को वैंकूवर में गिरफ्तार किया था। इसके जवाब में चीन ने कनाडा के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे, जिसमें कनाडा से कैनोला तेल और मांस के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध कनाडा के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि चीन उसका दूसरा सबसे बड़ा कैनोला तेल खरीदार था। उस समय चीन इसे गुणवत्ता जांच का मुद्दा बताया था, लेकिन इसे व्यापक रूप से मेंग की गिरफ्तारी का बदला माना गया था। ये ऐतिहासिक उदाहरण आज के परिदृश्य से मेल खाता है, क्योंकि चीन फिर से कनाडा के कृषि क्षेत्र को निशाना बना रहा है। साल 2019 में शुरू हुआ यह तनाव दोनों देशों के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंधों में ठंडक का कारण बना और अब 2025 में ये तनाव नए सिरे से उभर रहा है। चीन ने कनाडा के कुछ कृषि और खाद्य उत्पादों पर टैरिफ की घोषणा की है, जो मार्च 2025 से लागू होंगे। हालांकि विशिष्ट उत्पादों और टैरिफ दरों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि कैनोला तेल, सुअर का मांस और समुद्री खाद्य जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे, जो कनाडा के प्रमुख निर्यात हैं। ये कदम कनाडा द्वारा चीनी EV और धातु उत्पादों पर 100% और 25% टैरिफ लगाने के जवाब में है। कनाडा ने यह फैसला अमेरिका के साथ तालमेल में लिया, जो चीनी प्रोडक्ट पर इसी तरह के टैरिफ लगा चुका है। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया टैरिफ फैसलों के संदर्भ में आया है। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयात पर 25% और 20% के टैरिफ लगाए, जिसके जवाब में कनाडा और मैक्सिको ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर चीन का ये कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनयिक भी है। कनाडा और अमेरिका के बीच इस वक्त जिस तरीके से चल रहा है, कनाडा के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना और मौके का फायदा उठा रहा है। 2019 में भी इसी तरीके के संकट आए थे और एक बार फिर से यहाँ देखने को मिल रहा है। अब चाइना जहाँ कनाडा के साथ ऐसा कुछ कर रहा है, तो वहीं भारत से ये एक बड़ी मदद मांग रहे हैं। भारत से मदद मांगने से पहले ये जान लीजिए कि चाइना को समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ चल रही हैं। चीन की केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने फरवरी 2025 तक लगातार चौथे महीने अपने सोने के भंडार में वृद्धि की है। फरवरी के अंत तक चीन के सोने के भंडार 73 मिलियन फाइन ट्रॉय ऑन्स तक पहुंच गया, जो जनवरी के अंत में 73 मिलियन ऑन्स से अधिक है। इस दौरान सोने के भंडार की कीमत $206 बिलियन से $208 बिलियन हो गई है। ये कदम वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकी टैरिफ की आशंका और भू राजनीतिक तनाव के बीच उठाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वैश्विक केंद्रीय बैंक 2024 में 1000 मीट्रिक टन से अधिक सोना खरीद चुका है और 2025 में भी सक्रिय खरीदार बने रहने की उम्मीद है। चीन का सोने के भंडार में निवेश का इतिहास उसकी आर्थिक और रणनीतिक नीतियों से जुड़ा हुआ है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण 2008-2009 का वैश्विक वित्तीय संकट है। उस समय चीन ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को विविधता देने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने की खरीद शुरू की। 2009 में PBOC ने घोषणा की कि उसने 454 टन सोना जोड़ा, जिससे उसके भंडार 1054 टन हो गए। ये कदम उस समय उठाया गया जब सोने की कीमतें अपेक्षाकृत कम थी और ये चीन के दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें वो अपने भंडार को मजबूत करना चाहता
जाता था। इसके बाद 2015-16 में चीन ने सोने की खरीद को बढ़ाया। अब उसने 5 साल बाद अपने भंडार के आंकड़े को अपडेट किया कि और बताया कि उसके पास 1658 टन सोना है। उस समय की अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था और डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव के जवाब में था। ऐतिहासिक रूप से चीन का ये रुख सोने को एक सुरक्षित निवेश और भू राजनीतिक जोखिमों से बचाव के साधन के रूप में देखने का संकेत मिलता है, जो देखने को मिल रहा है। अब चाइना ये सब कुछ कर रहा है, इसके बाद माना जा रहा है कि चाइना ये जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव को देखते हुए कर रहा है। इसी बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन को अपनी सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बीजिंग में अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए वांग ने दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने की बुद्धिमत्ता पर जोर दिया और कहा कि दोनों पक्षों को ड्रैगन और हाथी के सहकारी नृत्य को अपनाना चाहिए, जो उनके लिए एकमात्र सही विकल्प है। ये बयान उस समय आया है जब दोनों देशों ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के बाद संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम उठाया। वांग ने ये भी कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की सफलता में सहयोग करना चाहिए, न कि आपसी संदेह में उलझना चाहिए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास लंबा और जटिल है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण 1962 का भारत चीन युद्ध है। उस समय अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों के कारण दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 1993-1996 में सीमा शांति और स्थिरता समझौतों ने स्थिति को नियंत्रित करने में मदद। इन समझौतों ने एलएसी पर शांति बनाए रखने और सैन्य गतिविधियों को सीमित रखने की नींव भी रखी है। ये ऐतिहासिक संदर्भ आज के परिदृश्य से मेल खाता है, क्योंकि वांग यी का बयान सीमा विवाद को संबंधों को अलग करने की बात कहता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के पास भी मौका है। चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इस बीच भारत को भी चाहिए कि भारत इसका इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करते हुए भारत अपने लक्ष्यों को भी पूरा करे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिकी जज हैं, इन्होंने चाइना को कहा है कि इन्होंने कोरोना के लिए मिस स्टेप्स किए हैं और इस वजह से इनके ऊपर $24 बिलियन की पेनल्टी भी लगाई गई है। चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थितियों के बीच ये सब कुछ हो रहा है। चाइना एक दबाव को महसूस कर रहा है। यही वजह है कि इन्होंने भारत के सामने अच्छी बातें और भारत के साथ अच्छे रिश्ते की वकालत करनी शुरू कर दी है। वैसे यहाँ पर चाइना का भरोसा करना ये बहुत मुश्किल है, पर अभी जो जियोपॉलिटिकल सीन बन रहा है ना, वो भारत के लिए बहुत ही बढ़िया सीन बन रहा है। भारत इस स्थिति का फायदा उठा सकता है बांग्लादेश के मामले को हल करने के लिए और पीओके के मामले को हल करने के लिए। जब सब जगह रणनीति चल रही है तो ऐसी रणनीति भारत भी अपना सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।